बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को स्टार्ट करना है, लेकिन ये जो हमारा आर्टिकल है ये शायद इस लेक्चर में कंप्लीट ना हो। इंशाल्लाह इसको एक दो लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में मैंने आप लोगों को इस टॉपिक को समझाना है। सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं। एक बंडल नहीं होता, काफ़ी सारे बंडल्स होते हैं। मसल फाइबर मसल सेल को कहा जाता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लेते हैं ये मसल्स है, ये एक बंडल ये है, एक बंडल ये है, एक बंडल ये है और एक ये काफ़ी सारे बंडल। इन बंडल्स को फेसिकल्स कहा जाता है। इन बंडल को क्या कहा जाता है? फेसिकल्स। तो इन बंडल के अंदर काफ़ी सारे मसल सेल होते हैं। एक बंडल के अंदर काफ़ी सारे मसल सेल या मसल फाइबर या मायोफाइबर, ये सारे वर्ड हमने इस्तेमाल किए थे, ठीक है। और ये जितने भी बंडल्स हैं ये जिस कवरिंग के अंदर बंद होते हैं वो कवरिंग कोलेजन फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। क्लियर? तो हुआ क्या कि स्केलेटल मसल के अंदर काफ़ी सारे फेसिकल्स हैं। फेसिकल से मुराद ये है कि बंडल्स ऑफ मसल फाइबर हैं, और वो सारे के सारे जो बंडल गुच्छे हैं मसल फाइबर के, वो जिस कवरिंग के अंदर बंद है उसका नाम कोलेजन फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से वो कवरिंग मिलके बनी है। अच्छा, जो कवरिंग है जो कोलेजन फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है, जिसने इन बंडल्स को सराउंड किया हुआ है, इनक्लोज बंद किया हुआ है, उसका जो एंड जो हड्डी से जुड़ा होता है उसके अंदर ये बंडल्स नहीं होते, बंडल ऑफ मसल फाइबर। और ये हमारे पास जो एंड है जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है वो टेंडन कहलाता है। तो ये जो कवरिंग है जो कोलेजन फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, तो इसका आखिरी एंड जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है उसको टेंडन कहा जाता है। और टेंडन वो पोर्शन है जिसमें ये जो फेसिकल्स हैं, ये जो बंडल ऑफ मसल फाइबर हैं, ये मौजूद नहीं होते। क्लियर? तो ये तो बात होगी एक मसल्स के और उसके अंदर बंडल्स की। अगर हम इस एक बंडल को निकाल के देखें तो इस एक बंडल के अंदर काफ़ी सारे मसल फाइबर। बेटा, जब भी मसल फाइबर का वर्ड आएगा तो आपने समझना कि मसल सेल की बात हो रही है, या मसल फाइबर का एक अल्टरनेटिव नेम और भी है मायोफाइबर। ये तीनों वर्ड मसल सेल, मसल फाइबर और मायोफाइबर, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। तो जैसे मैं कहता हूँ हमने एक बंडल को बाहर निकाला, उसमें से हमने एक सेल को बाहर निकाला, एक सेल को, तो ये जो एक सेल है इसको मसल फाइबर कहा जाता है। और ये इलोंगेटेड मसल सेल होता है, यानी मसल का जो सेल है वो काफ़ी लंबा होता है। और आमतौर पे जिस मेम्ब्रेन के अंदर, यानी सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल को सार्कोलीमा कहा जाता है। ये जो वर्ड है ना सार्को, जिसके साथ भी आएगा तो वो मसल से रिलेटेड होगा। जैसे हमने काफ़ी सारे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए। कॉन्ड्रो का वर्ड जब भी आएगा कार्टिलेज से रिलेटेड होगा, ऑस्टियो का वर्ड जब भी आएगा बोन से रिलेटेड होगा, कार्डियो का वर्ड जब भी आएगा हार्ट से रिलेटेड होगा, पल्मोनरी का वर्ड जब भी आएगा लंग्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जब सार्को का वर्ड आएगा या MYO मायो का वर्ड आएगा तो वो किससे रिलेटेड होगा? वो हमारे मसल से रिलेटेड होगा। तो जो मसल सेल की मेम्ब्रेन है इसको सार्कोलीमा कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सार्कोलीमा, मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा तो उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाएगा। और मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये सारे सेल के स्ट्रक्चर हैं जिसको हमने चैप्टर नंबर 3 में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने यहाँ क्यों डिस्कस किया। हालांकि मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस भी होता है, इसी तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं, एक सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म, ये हमारे मसल के अंदर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इस वजह से इन तीन चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया गया। तो सार्कोलीमा क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें मसल फाइबर की जो सार्कोलीमा है, तो सार्कोलीमा का एक छोटा सा पोर्शन मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ये मैंने सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल का एक छोटा सा पोर्शन ड्रा, ये कभी भी इस तरह सीधी नहीं होती, बल्कि एट रेगुलर इंटरवल वक्फों से ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट होती है और एक ट्यूब बनाती है। फिर हो सकता है आगे पेनिट्रेट होके एक ट्यूब बनाए, आगे पेनिट्रेट होके एक ट्यूब बनाए। तो इस तरह सार्कोलीमा के अंदर बहुत सारी
ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल मौजूद होती हैं। अच्छा, इनकी अरेंजमेंट की वजह से इनको टी ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये जो वर्ड है ना टी ट्रांसवर्स से निकला है। टी का मतलब क्या है? ट्रांसवर्स। और शायद ये आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हमारे पास जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं स्टडी करने के। जैसे ये मार्कर है ना, इसको आप लेंथ वाइज भी स्टडी कर सकते हो। तो जब हम इस मार्कर को लेंथ वाइज स्टडी करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहलाएगा। आप इसको विड्थ वाइज भी स्टडी कर सकते हो। तो जब भी किसी चीज़ को विड्थ वाइज या डायमीटर वाइज स्टडी किया जाएगा वो ट्रांसवर्स स्टडी कहलाएगा। तो ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं इनको ट्रांसफर ट्यूब्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विड्थ वाइज जो सेल है उसमें ये विड्थ वाइज बन रही होती है, ये इस तरह विड्थ वाइज बन रही होती है, इस वजह से इनको ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और ये एक नहीं होती, ये काफ़ी सारी होती हैं। और इन सारी टी ट्यूब्यूल को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो यहाँ टी सिस्टम बनता है, यानी कलेक्टिवली ऑल टी ट्यूब्यूल्स फॉर्म अ सिस्टम, जिसको हम कहते हैं टी सिस्टम। क्लियर? अच्छा, इन टी ट्यूब्यूल्स के दरमियान हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे। अच्छा, मसल सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट शो हाईली रिपीटिंग प्रॉपर्टी, हाईली रिपीटिंग प्रॉपर्टी या रिपीटिंग पैटर्न शो करते हैं। इसका मतलब कि रिपीटिंग पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें एक ही तरह के पार्ट्स हों। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ एक बिल्डिंग है उसमें 100 कमरे और सारे कमरे एक जैसे हैं तो हम कहेंगे ये सारे कमरे रिपीटिंग पैटर्न शो कर रहे हैं। तो इसी तरह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4, ये सारे चूँकि एक जैसे होते हैं इस वजह से इसको हम कहते हैं देश सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो रिपीटिंग पैटर्न। और ये ट्यूब्यूल्स का मजमूआ है। हमारे पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसका मजमूआ है? ट्यूब्यूल का मजमूआ है। तो अब अगर थोड़ी सी आप अरेंजमेंट देखें तो दरमियान में टी ट्यूब्यूल्स है। इस टी ट्यूब्यूल्स के इधर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक पार्ट का एंड है और इधर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट का एंड है। यानी आप ये समझिए टी ट्यूब्यूल्स इधर भी इस एंड के साथ मौजूद है और इधर भी इस एंड के साथ मौजूद है। ठीक है, इसी तरह यहाँ, इसी तरह यहाँ, यानी टी ट्यूब्यूल्स के एक तरफ एक एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक पार्ट का और दूसरी तरफ दूसरे। तो ये जो तीन चीज़ों का मजमुआ, दो एंड और दरमियान में एक टी ट्यूब्यूल्स, इन तीन चीज़ों का मजमुआ ट्राइएड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो टी ट्यूब्यूल्स एंड टू एंड्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंबाइंड। जब इनको इकट्ठा स्टडी किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइएड। तो एक ट्राइएड ये है, एक ट्राइएड ये है, एक ट्राइएड ये है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अगर इन टी ट्यूब्यूल में आएगी तो फ़ौरन वो किस में दाखिल हो जाएगी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड्स के ज़रिए से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दाखिल। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे क्योंकि जब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो नर्व इम्पल्स आती है वो टी ट्यूब्यूल के ज़रिए से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दाखिल होती है। तो सार्कोलीमा जो है पेनिट्रेट डीप, कि ये मुख्तलिफ जगहों से अंदर की तरफ पेनिट्रेट होके हॉलो एलोंगेटेड ट्यूब, एक लंबी सी ट्यूब बनाती है और ये ट्यूब चूँकि अरेंज होती है विड्थ वाइज ऑफ द सेल तो इस वजह से इसको टी ट्यूब्यूल या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहा जाता है। दैट रीच, और ये जितनी भी ट्यूब्यूल्स हैं ये किसके साथ मौजूद हैं? एंड ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चूँकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं इस वजह से हम कहते हैं कि जो मसल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे शो हाईली रिपीटिंग पैटर्न। क्लियर? तो ये तो थोड़ी सी बात होगी टी ट्यूब्यूल्स के हवाले से, मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस मसल फाइबर के अंदर, मसल सेल के अंदर कुछ मोटे मोटे धागे हैं। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, कुछ मोटे मोटे धागे हैं। ठीक है, उन मोटे मोटे धागों को मायोफिब्रल्स कहा जाता है और इनकी तादाद 4 से लेके 20 तक होती है। अगेन इस वैल्यू में मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि इतनी थोड़ी वैल्यू आमतौर पे मसल में मायोफिब्रल्स की नहीं होती। चलो, चूँकि बुक में अभी लिखा हुआ है इस वजह से आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। हो सकता है फ्यूचर में इस वैल्यू को चेंज कर दें। ईच जो मसल फाइबर है, हर मसल फाइबर में एक बंडल मौजूद होता है और उस बंडल के अंदर 4 से लेके 20 तक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागों की तरह के स्ट्रक्चर, लेकिन मैंने यहाँ ये थ्रेड मोटा बना दिया।
कि ये मोटा धागा है, इनको मायोफिब्रिल्स कहा जाते हैं। अच्छा, अब उनमें से एक मायोफिब्रिल्स को मैंने बाहर करके ड्रा कर दिया। तो जब हम इस मायोफिब्रिल्स को देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें इसके ऊपर बैंड्स नज़र आते हैं, छोटे छोटे स्ट्राइप्स नज़र आती हैं, स्ट्राइएशंस नज़र आती हैं। जैसे ये हिस्सा हमें थोड़ा सा हल्के रंग का नज़र आता है, तो ये लाइट बैंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लाइट बैंड। अच्छा, इसको आई बैंड भी कहा जाता है। इसको आई बैंड क्यों कहा जाता है ये हम फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो थोड़े से गहरे कलर का होता है, ये डार्क बैंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डार्क बैंड कहलाता है। और इसको ए बैंड भी कहा जाता है। अब इसको ए बैंड क्यों कहा जाता है ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन बैंड्स की वजह से लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, और ये अल्टरनेटिवली है। दो लाइट बैंड इकट्ठे नहीं होंगे, दो डार्क बैंड इकट्ठे नहीं होंगे। एक लाइट बैंड आएगा, फिर एक डार्क आएगा, फिर एक लाइट और एक। तो ये जो बैंड्स मौजूद हैं, इनकी वजह से हमारा जो स्केलेटल मसल है ये स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड अपीयर होता है। तो यही बात लिखी गई है कि ये जो मायोफिब्रिल्स हैव बैंड्स, और इनके अंदर ऊपर जो बैंड्स है ना वो अल्टरनेटिंग डार्क, जिसको ए बैंड या ए एब्रीवेशन एनिसोट्रोपिक बैंड का, और दूसरा लाइट बैंड जिसको आई बैंड, आई एब्रीवेशन है आइसोट्रोपिक सरफेस का। दैट गिव, और इन बैंडिंग्स की वजह से दैट गिव स्केलेटल मसल जो स्ट्राइएटेड यानी लाइनों वाले स्ट्राइप्ड अपीयरेंस शो करता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक तो बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस मायोफिब्रिल्स के अंदर आगे बारीक धागे, क्योंकि मैंने इनको जो मायोफिब्रिल है मोटा धागा का, तो मोटा धागा अगर आप जैसे घर में अगर कोई रस्सी हो, मोटी रस्सी, अगर आप उसको गौर से देखें उसके अंदर बारीक बारीक से रस्सी होती। तो ये जो हमारे पास मोटे धागे हैं, जिन बारीक रस्सियों से मिलके बने, जिन बारीक धागों से मिलके बने हैं, उनको मायोफिलामेंट्स कहा जाता है। और इनकी दो टाइप्स हैं। लेकिन थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट ये कौन से बैंड बनाती हैं, इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी थोड़ा सा जहन में रखेंगे, जो हमारे पास मायोफिब्रिल्स है इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के हमें पार्ट्स नज़र आते हैं। पहली चीज़, जो लाइटर पोर्शन है वो लाइट बैंड कहलाता है, जो डार्कर पोर्शन है वो डार्क बैंड कहलाता है। क्लियर? अच्छा, ये जो डार्क बैंड है ये मुकम्मल तौर पे डार्क बैंड नहीं होता, बल्कि इसके सेंटर में एक लाइटर पोर्शन भी होता है। वो लाइटर पोर्शन लाइट बैंड नहीं कहलाता, क्योंकि लाइट बैंड हमने उस पोर्शन को कहा जो हल्के रंग का हो। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे या माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखते हैं, तो जो हिस्सा में हल्के कलर का नज़र आता है वो लाइट बैंड, जो गहरे कलर का नज़र आता है वो डार्क बैंड। लेकिन हर डार्क बैंड के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा लाइट पोर्शन अलहदा है, ठीक है। तो ये जो लाइट पोर्शन डार्क बैंड के अंदर आता है, इसको हम कहते हैं एच जोन। इसको क्या कहा जाता है? एच जोन। तो पहली बात तो ये है कि जो सेंट्रल रीजन ऑफ ए बैंड, हमारा जो डार्क बैंड है उसका जो सेंट्रल रीजन है जो लाइटर है, जो क्या है? लाइटर। अब ये लाइटर क्यों है, इसकी क्या वजह है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी डार्क बैंड के अंदर क्या मौजूद है? एक लाइटर पोर्शन है जिसको हम एच जोन कहते हैं। और फिर एच जोन के अंदर हमें एक लाइन नज़र आती है जिसको एम लाइन कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एम लाइन। आगे इसका क्या फंक्शन है? अच्छा, एच जोन क्यों बनता है, डार्क बैंड डार्क क्यों बनता है, ये लाइट क्यों बनता है, इसको हमने अगले लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। अभी जस्ट आप लोगों ने कौन सा पार्ट कहाँ है सिर्फ उसको जहन में रखना है। तो एच जोन कहाँ मौजूद है? ये हमारा जो ए बैंड है उसका जो सेंट्रल रीजन है वो चूँकि थोड़ा सा लाइटर है, थोड़ा सा हल्के कलर का है। ये जो एच है ना, ये हेले से निकला है, और हेले का मतलब ब्राइट। वैसे तो डार्क बैंड डार्क होना चाहिए, लेकिन उसका जो सेंट्रल रीजन है वो थोड़ा सा ब्राइट है। उस सेंट्रल रीजन को हम एच जोन कहते हैं। तो हर डार्क बैंड में दरमियान में एच जोन मौजूद होगा, और उसके दरमियान में एक लाइन मौजूद होगी। अब ये लाइन किस वजह से बनती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एच जोन क्यों बन रहा है यहाँ, ये भी डिस्कस करेंगे। डार्क बैंड डार्क क्यों है, लाइट बैंड लाइट क्यों है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एम लाइन के देयर इज ए डार्क लाइन, हमारे पास जो ए बैंड का बिल्कुल सेंटर बन रहा है, ए बैंड का बिल्कुल सेंटर बन रहा है, यानी एच जोन का भी सेंटर। जो एम लाइन है ये डार्क बैंड का भी सेंटर है और एच जोन का भी सेंटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लाइट बैंड है उनके अंदर भी हमें एक लाइन नजर आती है,
और ये लाइन जी लाइन कहलाती है। यहाँ भी जी लाइन होगा, यहाँ भी जी लाइन होगा, यहाँ भी जी लाइन, ऐसे जी लाइन। तो इसको जी जविशन से निकला है। किससे निकला है? जविशन। और जविशन का मतलब बिटवीन, जो हमारे लाइट बैंड के बिल्कुल दरमियान में होगी। क्लियर? बिटवीन। ठीक है। तो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ आई बैंड, तो जी लाइन कहाँ मौजूद है? आई बैंड के सेंटर में। एंड हैव प्रोटीन्स, और इसके अंदर भी प्रोटीन्स है। ठीक है। आगे ये प्रोटीन्स फिर हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक्टिन प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई होती है, लेकिन ये अगले लेक्चर में डिस्कस होगा। अभी जो हमने दो बैंड्स के अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको हमने स्टडी किया। लाइट बैंड के अंदर एक लाइन हमें नज़र आती है जिसको जी लाइन कहा जाएगा। डार्क बैंड के अंदर हमें एच जोन के अंदर हमें एम लाइन। तो जो एम लाइन है वो डार्क बैंड का भी सेंटर है और एच जोन का भी सेंटर है। तो इसी तरह एक लाइट बैंड में जी लाइन होती है, दूसरे में जी लाइन होती है, तीसरे में जी लाइन होती है, चौथे में जी लाइन। इसी तरह हज़ारों की तादाद में ये जी लाइन मौजूद होंगी। अच्छा, दो जी लाइन के दरमियानी फासले को, दो जी लाइन के दरमियानी फासले को, इसको हम सार्कोमियर कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव जी लाइन। कंजेक्टिव का मतलब दो जी जो इकट्ठे हैं, यानी ये वाला फासला सार्कोमियर कहलाएगा, ये वाला। तो दो इकट्ठे जी के दरमियान जो फासला है वो क्या कहलाते हैं? सार्कोमियर कहलाते हैं। और जो सार्कोमियर है इसके बारे में कहा जाता है इट इज़ स्मॉलेस्ट कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। आमतौर पे जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट फंक्शनल यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट, जैसे जब भी आपसे पूछा जाए किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है तो आप कहेंगे नेफ्रॉन। हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या, आप कहेंगे न्यूरॉन्स। इसी तरह हमारे हड्डियों का, ख़ासतौर पे जो कम्पैक्ट बोन का फंक्शनल यूनिट है वो हेवर्शियन सिस्टम। हमारे फेफड़ों का फंक्शनल यूनिट है एल्वियोलाई। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके कुछ यूनिट्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और उन्हीं के काम की वजह से वो ऑर्गन काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आमतौर पे अगर हम, जैसे मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। तो हमें हर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने की ज़रूरत नहीं है। हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ लें, वही आप मल्टीप्लाई करके बाकी सारों पे अप्लाई कर दें। यानी एक नेफ्रॉन में जो कुछ हो रहा है वो दूसरे में भी वही हो रहा होगा, तीसरे में भी वही हो रहा होगा, चौथे में भी वही होगा। तो इसी तरह हमारे जो मायोफिब्रल्स हैं उसके ऊपर एक सार्कोमियर, ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव जी लाइन, एक सार्कोमियर ये, एक सार्कोमियर ये। तो इसी तरह कई सार्कोमियर एक मायोफिब्रल्स के ऊपर मौजूद। अगर हम एक सार्कोमियर के अंदर जो काम हो रहा है उसको समझ लें तो हम इन सारे सार्कोमियर में जो कुछ हो रहा है वो हमारी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर इन मायोफिब्रल्स के सारे सार्कोमियर का फंक्शन हमें समझ में आ गया तो पूरे मसल सेल का फंक्शन हमें समझ में आ जाएगा। तो अगर मसल सेल का फंक्शन समझ में आ गया तो पूरे मसल का फंक्शन हमें समझ में आए। तो इस वजह से जब भी हम मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की बात करते हैं हम जस्ट सार्कोमियर में क्या कुछ चेंजेस आ रही है उसको डिस्कस करते हैं। तो आप एक सार्कोमियर के अंदर आने वाली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में चेंजेस को स्टडी कर लें, बाकी सारों को मल्टीप्लाई कर दें, आपको ओवरऑल मसल का जो फंक्शन है वो समझ में आए। इस वजह से हम कह सकते हैं हमारे मसल का सबसे छोटा पार्ट जो मसल के पूरे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है वो सार्कोमियर कहलाता है। तो सार्कोमियर की दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी? द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। तो हमारे पास मसल का जो फंक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल या स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? सार्कोमियर कहलाते हैं। तो बेटा अब थोड़ा सा इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास मायोफिब्रल्स, उसमें लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये हमें नज़र आते हैं। जब हम डार्क बैंड की बात करते हैं उसके सेंटर में हमें एच जोन नज़र आता है और उसके बिल्कुल सेंटर में हमें एम लाइन नज़र आती है। जिस वक्त हम लाइट बैंड की बात करेंगे उसके सेंटर में हमें जी लाइन नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा, आगे ये बैंड्स क्यों बन रहे हैं? जी लाइन का क्या मतलब है, एच जोन का? अभी तो सिर्फ मैंने बताया ना कि दरमियान में हमें जी लाइन नज़र आती है, लेकिन जी लाइन हकीकत में है क्या, इसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। दो जी लाइन के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। और सार्कोमियर मसल का फंक्शनल यूनिट है। अगर आप इस सार्कोमियर के फंक्शन को स्टडी कर लें तो आपको पूरे मसल के फंक्शन को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो अब कुछ बातें हैं जो अभी मैंने नहीं पढ़ाई, ये नहीं पढ़ाई, ये नहीं पढ़ाई, इसके अलावा ये वाला लाइन मैंने नहीं पढ़ाई, ये वाली। ठीक है, इसको हम फिर अगले लेक्चर में
इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू, लेकिन अगले लेक्चर में ये वाली डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा। मसल्स के अंदर मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं, उस बंडल में से एक मसल सेल हमने लिया, उसके अंदर से एक मायोफिब्रल्स हमने निकाल लिए। टी ट्यूब्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगले लेक्चर में डिस्कस नहीं होगा, ठीक। हाँ, उससे अगले लेक्चर में इसका क्या रोल है वो डिस्कस होगा। अगले लेक्चर में हम सिर्फ ये जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर डिस्टेंस बिटवीन टू, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं 2 जी लाइन ड्रा करूंगा और ये पूरा पोर्शन जो हमारे पास सार्कोमियर का ये ड्रा करके यहाँ आपको समझाऊंगा कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है, और इससे फिर आप पूरे मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन समझ सकते हैं। तो अभी इस टॉपिक में कुछ पॉइंट है जो मैंने नहीं समझाए, क्योंकि मैंने शुरू में डिस्कस किया था। ये जो हमारा आर्टिकल है ये इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं मैं कर सकता, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।